Hello everyone, how's you all? This is my YouTube channel Vijay Varghese Classes VVC by the Ankit sir, and I'm Ankit Vijay Varghese. I'm going to teach you economics, and this video relates for the general introduction for the 11th class on the basis of the economics. What type of the topics are to be taught in the 11th class CBSE. सबसे पहले हम ये बात करें जो हमारा ये टॉपिक है या जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है 11th क्लास का जो सीबीएसई का टॉपिक है सेम होगा वो सिलेबस 12th क्लास की आरबीएसई का भी है। तो अगर आप चाहें तो अपने इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आरबीएसई जो स्टूडेंट्स हैं, जो राजस्थान बोर्ड के स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारी इकोनॉमिक्स 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये वीडियोस आपके लिए आपकी सीए में, सीएस में, आईसीडब्ल्यू में, एमबीए में और कई गवर्नमेंट जॉब्स की कई जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी के लिए भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। एक्चुअली आप लोगों ने अभी अपना 10th क्लास का जो एग्जाम दिया और उस 10th क्लास का एग्जाम देने के बाद में आप लोग प्रमोट हुए 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास में आप लोगों ने कॉमर्स या आर्ट्स ली है जिसमें आपने एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, वो सब्जेक्ट है आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग है क्या? एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स दैट इज इको प्लस नॉमिक्स। इको मीन्स मनी और वेल्थ, विच मीन्स हम मनी, इको का मतलब क्या है, यहाँ पे मनी है या वेल्थ है, जिसे और अगर हम प्योर हिंदी में अगर कहें तो इसे कहा जाता है अर्थ। और नॉमिक्स मतलब अ बुक विच इज रिटन ऑन दी मनी एंड वेल्थ, दैट मीन्स शास्त्र। इसीलिए इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ के लिए शास्त्र, अर्थ यानी पैसा। तो एक ऐसी बुक जो किस पे लिखी गई है, पैसे के ऊपर। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारे पास पैसे पे एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। जब आप लोग आपकी ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप लोग एक सब्जेक्ट देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। पैसे को कहां से तो मंगवाएं और उस पैसे को हमें कहां ठिकाने लगाना है। तो इस चीज को अपन कहेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बट इकोनॉमिक्स इस चीज से कभी रिलेट नहीं करता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पैसा कहां से आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना केवल और केवल किससे है, एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, केवल और केवल उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से। हाउ टू यूटिलाइज द मनी, उस पैसे को अपने को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस टॉपिक में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ टू यूटिलाइज द मनी, अपन उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। तो सबसे अब इस चीज के लिए हम बात करें इकोनॉमिक्स की। एक्चुअली हु गिव्स द इकोनॉमिक्स, एक्चुअली इकोनॉमिक्स है वो सबसे पहली बार किसने दिया था, इकोनॉमिक्स सबसे पहली बार दिया था हमें किसने, हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो कई लोग कहते हैं कि सर एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पर भैया हम इंडियंस इतने भी बुरे नहीं हैं। सबसे पहले चाणक्य ने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। लेकिन हम इंडियंस किसी भी चीज को पेटेंट कराने में या उसका इन्वेंशन करने के लिए थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो उस जगह पे फिर इसे कहा गया द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो प्रणेता हैं, जो फादर है वो कौन है, चाणक्य। तो यानी एक तरीके से कहा जाए तो मैं आपसे कह सकता हूं ये असली बात है और ये सौतेला बात। तो यहाँ क्या था, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बट द चाणक्य हु इन्वेंट्स द इकोनॉमिक्स फर्स्ट। उसने बताया था कि इकोनॉमिक्स नाम की भी कोई एक स्ट्रीम या कोई एक सब्जेक्ट होता है। अब इको के लिए बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या था, चाणक्य के ऊपर कई सारे उसके कहानियां वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने कभी सुनी हो या ऐसी चीजें आपने समझी हो कहीं पे। तो हमारे पास क्या था, चाणक्य ने पहली बार बताया था एक ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर था जो ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर जिसका राजा भी सब कुछ अपने गुरु यानी चाणक्य से पूछ के करता था। ये चंद्रगुप्त का एक प्राइम मिनिस्टर थे ये चाणक्य, और ये फिर भी क्या करते थे, उस सिटी के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे ताकि अब उस जगह पे जितने जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए। So, what is the meaning of economics? Economics refers to a branch of science. Economics क्या है, एक साइंस की ब्रांच है।
व्हाई इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, बिकॉज यहाँ इसको अपन साइंस की ब्रांच क्यों कहते हैं, एज द साइंस हैव द सेम सम टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इकोनॉमिक्स इज आल्सो हैविंग सम टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन ये साइंस ब्रांच किसकी है, साइंस की, व्हिच डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर मैं केवल इतना पढ़ूं, अगर ये मेरी स्टार्टिंग इन 3 लाइन है, तो ह्यूमन बिहेवियर से डील करने वाली साइंस को तो अपन क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। लेकिन आगे भी हमारे साथ में है डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन किस रिलेशन में, इन रिलेशन टू रीअलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑन द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, लेकिन किसके रिलेशन में, हाउ द वेरी रिसोर्सेज और द नेचुरल रिसोर्सेज और द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज और द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर टू बी अलोकेटेड ऑन द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम है, जो हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स पे किस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स आपको मैं कहता हूं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। Our earth, there is a 79% which is water cover area, only 21% is land cover area। ये हमारे लिए क्या है, वाटर कवर एरिया है, और ये क्या है, लैंड सराउंडेड एरिया था। तो फिर एक बात बताओ, मतलब पानी कितना है हमारे पास, 79% है। फिर क्यों दुनिया ये कहती रहती है बार बार पानी बचाओ, सेव द वाटर, सेव द वाटर। रीजन भी क्योंकि 79% में से भी 98% इज बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ द ग्लेशियर्स एंड ओशियंस। या तो ग्लेशियर्स में जमा है या ओशियंस में खारा पानी है। ओनली 2% वाटर इज अ पोर्टेबल वाटर। केवल 2% पानी ही हमारे लिए क्या है, पीने लायक है। और उस पीने लायक पानी में भी हमें क्या करना था, अब ये 2% जो पानी है हमारा, जैसे आप लोग जो रेन वाटर से उसको क्या करते हो, हार्वेस्ट करते हो, उसको बचाते हो, और उसके बाद में वो अपने लिए क्या होता है, यूज करते हैं अपन। तो वो यूज भी केवल ये नहीं है कि केवल पीने के लिए कर लिया, खाने पीने, नहाने धोने, सब चीजों के लिए अपने को क्या चाहिए, वो 2% पानी चाहिए था। तो केवल 2% पानी है। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द अल्टरनेट चैनल्स। डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ वाटर, बट वाटर इज स्केयर रिसोर्सेज। Is that, am I clear to all? So this is the 2% water only is the potable water, 98% is waste। तो 79% का केवल 2% पानी ही हमारे लिए क्या है, पीने लायक है। बाकी का जो 98% पानी है वो हमारे लिए टोटली वेस्ट है। तो अब इस 2% पानी को अपने को किस पे बनाना है, कुकिंग के लिए भी, ठीक है, बाथिंग के लिए भी, ठीक है, ड्रिंक के लिए भी, यानी अपने को पीने के लिए भी चाहिए, ठीक, और इसके अलावा वॉशिंग के लिए भी चाहिए, एंड मेनी अदर पर्पस। बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये वाली। On these problems we have to allocate this scarce resource, that is 2% water. So it refers to a branch of science which deals with human behavior। human behavior को डील करते हैं कि आप किस जगह पे आपके जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करोगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे हमने, या बहुत अच्छे राइटर थे, डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद। आपने अगर उनका कभी नाम सुना हो, मुंशी प्रेमचंद ने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, कई सारी कहानियां लिखी हैं। उनकी एक कहानी थी ईदगाह के नाम से, जिसमें एक हामिद नाम का छोटा सा बच्चा कैरेक्टर में था, लीड रोल में। उसमें क्या किया था, उसकी दादी के साथ रहता था, उसके पेरेंट्स थे नहीं। उसकी दादी ने उसको क्या किया था, 50 पैसे दिए थे, बहुत पहले के जमाने की बात है। उसको 50 पैसे दिए थे, जाके कहा था कि बेटा, सॉरी इट्स 5 पैसा होंगे, 5 पैसे दिए थे। और एक मेला लगने वाला था गांव के पास में, कि बेटा वहां जाओ और वहां जाकर के उस मेले से आप जो चीज आपकी इच्छा हो वो खा पी के आ जाना, या मेले में घूम आना। उसको 5 पैसे देके भेजे। उसके साथ उसके कई दोस्त भी गए थे। उन दोस्तों ने, किसी ने क्या करा, जो अपने डॉल्स होती है वो परचेज की, किसी ने कुछ खाने का किया, किसी ने कुछ और चीजें परचेज की, किसी ने कुछ स्ट्रक्चर लिया, वगैरह वगैरह, जिसकी जैसी पसंद थी उन्होंने सब वो चीज ले ली। हामिद 5 पैसे लेकर के पूरे मेले में घूमता रहा कि वो चीज क्या ले। फिर वो एक दुकान पे गया, और दुकान पे जाकर के उसने क्या करा, एक चिमटे वाले से बात की। उसने चिमटा खरीदा 5 पैसे का। उस 5 पैसे के चिमटे को लेकर के वो घर आ गया। रास्ते में क्या हुआ, कई लोगों के जो डॉल्स वगैरह थे वो टूट गए करके, ये सब चीजें थी। तो कहानी बड़े मतलब नाटकीय मूड के साथ में आगे बढ़ती है। वो घर आता है, घर आकर के उसकी दादी ने उससे पूछा कि बेटा तुमने उस 5 पैसे का क्या किया, मेले में क्या क्या घुमा, क्या क्या खाया, क्या क्या किया। तो उसने कहा, बोले दादी मैंने मेले में कुछ भी नहीं खाया, पर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो दादी ने पूछा, भाई क्या लेके आए हो। तो उसने अपने पीठ पे पीछे की तरफ छुपा रखा था, उसने ला करके सामने चिमटा दे दिया। तो उसकी दादी ने उसको डांटा, कितनी मेहनत से मैंने तेरे लिए पैसे इकट्ठे किए थे, तूने लोहे का टुकड़ा उठाया, वगैरह वगैरह। जो उसका जवाब था वो इकोनॉमिक्स है।
उसने कहा था हामिद ने, दादी मैंने जो उस जगह पे ये जो चिमटा इसलिए खरीदा है क्योंकि आप जब मेरे लिए खाना बनाती हो तो खाना बनाते वक्त आपके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं, आपके पास चिमटा नहीं है बस रोटी को तवे से उठाने के लिए, इसलिए मेरी आपके हाथ की उंगलियां जलती है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए खाना जब आप बनाओ तो आपके हाथों की उंगलियां जले, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लेकर के आया हूँ। वो चीज है इकोनॉमिक्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे ना, ये क्या थे? रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को उसने क्या किया? अलोकेट किया। उसका ह्यूमन बिहेवियर शो कर रहा है ये कि किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अलोकेट करो इनके ऊपर वेरियस प्रॉब्लम्स पे। अब ये एक छोटे इंडिविजुअल लेवल की थी, आप इकोनॉमी लेवल पे अगर लेकर के जाओगे, पॉवर्टी है, स्टेट वाइज अपन डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, गवर्नमेंट अपना बजट का जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितना पैसा किस स्टेट को दिया जाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा ज्यादा लगाया जाना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन सबको रोक करके गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, इस कोविड-19 की सिचुएशन को रोकने के लिए उन्होंने कई सारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। तो उस कोविड-19 जरूरी है, बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने हो सकता है शायद गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर दिया हो। क्लियर? तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपके लिए इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में आ गया कि बेसिक मीनिंग क्या है। अब हम हमारे सिलेबस डिवीजन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स इन द 11th क्लास सीबीएसई? अब 11th क्लास है सीबीए, अपने पास में हमारा क्या नाम से जगह पे होम बोर्ड होता है, एक तरीके से हमारा होम एग्जाम्स है। तो होम एग्जाम्स में आपका अगर बोर्ड का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिस्ट फॉर द 40 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेम एज 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का आपके स्टैटिस्टिक्स प्लस 20 मार्क्स का आपके पास में प्रोजेक्ट होता है। उस 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपसे करवाते हैं। अब कई स्कूल ऐसे भी हैं जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट ना करवा के 50-50 में स्टैट्स और इकोनॉमिक्स दे देते हैं, या कई स्कूल्स हैं वो प्रोजेक्ट भी करवाते हैं। पर बाइफिकेशन जो सीबीएसई ने एलोकेट कर रखा है वो इसी तरीके से है। 40 मार्क्स की माइक्रो, 40 मार्क्स की स्टैट्स और 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको किसी भी करंट अफेयर पे या आपके इकोनॉमिक रिलेटेबल टॉपिक्स पे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। अब आगे स्टार्ट करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये हमारे इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच निकल कर के आई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, या मैक्रो एक दूसरी ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप लोग आपकी 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो 12th में पढ़ेंगे और जो आरबीएसई वाले उनके भी 12th का ही पोर्शन होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी इन दिस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which study the various problems and their solution at an individual level। जो इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है। अब उस इंडिविजुअल लेवल में एक इंडिविजुअल लेकर के चलते हैं। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में कई सारे चैप्टर्स और यूनिट्स दे रखे हैं। उन यूनिट्स को मैंने कंसिस्ट किया केवल इन 6 टॉपिक के अंदर। हम केवल और केवल इस जगह पे हमारे जो 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक की बात करेंगे। उन 6 टॉपिक में किस तरीके से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों ने 11th क्लास ली। अब एक सीन क्रिएट करते हुए चलना, इमेजिनेशन लेना आप लोगों ने आपके स्कूल स्टार्ट की। स्कूल स्टार्ट करने के बाद में आपको स्कूल वालों ने क्या किया, कुछ काम भी दिया होगा, स्कूल टीचर ने पढ़ाया कि आपको नोट्स मेकिंग के लिए कहा, या आपको कहा कि नोटबुक लेकर के आइए, उसमें आपको कुछ नोट्स बनाने हैं। वो नोटबुक आप लेने के लिए कहाँ जाओगे? यू वेंट टू द स्टेशनरी शॉप। आप स्टेशनरी शॉप पे गए, स्टेशनरी शॉप पे जाकर के और आपने क्या कहा, एक सिंपल इमेजिनेशन है, एग्जाम्पल है, आप उसको क्या कहोगे, जैसे एक नोटबुक दे दीजिए और एक पेन दे दीजिए। तो क्या करेगा, उस जगह पे आपने जो उसको कहा कि आपको एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए, दिस इज योर डिमांड। क्या है ये हमारी तरफ से? डिमांड है। सो वी प्लेस डिमांड, हमने डिमांड प्लेस कर दी। अब क्या होगा, वो अंदर शॉप में गया, शॉप में जाकर के वो वहां से कुछ कॉपी और कुछ पेन लेकर के आएगा, आपसे कहेगा जो आपको पसंद हो वो आप देख लो, आपको कौन सा चाहिए उसकी रेट बता देगा। ये क्या हुआ? सप्लाई टुक प्लेस, मतलब उसने आपने डिमांड की और उसने क्या करा, सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद में आप क्या करोगे, उस पेन, जैसे अपन पेन लेकर के चलते हैं, वो पेन लेकर के आप घर आ गए, पेन घर आकर के आप क्या करेंगे, आपके नोट्स बनाओगे। तो इट प्रोवाइड्स टू यूटिलिटी, उसने आपको क्या दिया, यूटिलिटी प्रोवाइड करवाई। तो यूटिलिटी मिली। यूटिलिटी मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपने वो पेन यूज किया, यूटिलिटी मिली, अब पेन की इंक खत्म हो जाती है। अब यहाँ क्या हुआ, यूटिलिटी कैसी, मान लीजिए मैंने कहा कि वो पेन यूज करा, बहुत स्मूथ चलता है, तो यू फील गुड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और वो पेन बहुत खराब चलता है तो आप उसको क्या करोगे, मतलब कई गालियां दोगे, कोसोगे शॉपकीपर को भी। तो उस जगह पे क्या होगा, इट प्रोवाइड्स यू बैड सेटिस्फैक्शन। तो आपको जो यूटिलिटी मिली है वो यूटिलिटी क्या है, ईदर इट इज अ गुड सेटिस्फैक्शन और अ बैड सेटिस्फैक्शन, दिस इज यूटिलिटी।
मैं कहता हूँ चलो गुड सेटिस्फेक्शन लेके चलते हैं, पेन खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? यू थ्रो इट and you after that you went to the market, you place your demand, he gives your supply and then after the utility. Same process, हमने डिमांड की, उसने सप्लाई दे दी, यूज किया, फिर फेंक दिया, फिर डिमांड की, सप्लाई दी, यूज किया, फेंक दिया. सेम प्रोसेस चलती जाएगी, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी. इकोनॉमिक्स खत्म नहीं. एक दिन हम ऐसे घर पे बैठे थे, बोर हो रहे थे. हमने क्या करा, इस पेन को घुमा फिरा करके देखा कि यार ये पेन आया कैसे है ना. कई बार अपन बचपन में बहुत कंफ्यूज होते थे, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया. तो सेम ऐसे ही इस पेन को घुमा के देखा, यार पेन कहाँ से आया. ये पेन जो पेन है, क्या आसमान से बारिश होती है, क्या पेड़ पे गिरता है, जमीन खोद करके निकाला या क्या किया. तो उस पर देखा कि हमने एक ब्रांड लिखा हुआ था कैमलिन करके. कैमलिन करके ब्रांड है. आपने गूगल बाबा से पूछा, गूगल बाबा ने सर्च करके आपको बताया कि भैया ये कैमलिन ऐसे ऐसे कंपनी है जो क्या करती है, मार्कर बनाती है. मार्कर कैसे बनता है, क्यूरियोसिटी जगी हमारे अंदर, तो मार्कर बना कैसे. तो आपने क्या करा, उसकी प्रोसेस देखी. उस प्रोसेस में पता चला कि कुछ प्लास्टिक पोर्शन होता है, कुछ फाइबर होता है, कुछ इंक होती है. उसको तीनों को असेंबल किया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट आया वो पेन है. क्या किया, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इंक ले लो अलग से, ठीक है, और उसके अंदर क्या करो, प्लास्टिक को डुबो करके फिर वापस डिप करके बार बार लिखते जाए. नॉट पॉसिबल. बहुत बोरिंग और बहुत लेंथी काम हो जाएगा. ये चीज क्या हुई, बहुत स्मूथली काम कर रहा है. प्लास्टिक है, इंक है, फाइबर है, इसकी फिनिशिंग करके दी गई. इट मींस द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. इसमें क्या किया उसने, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में. इन दिस केस द प्रोडक्शन टुक्स प्लेस, मतलब इस चीज का प्रोडक्शन हुआ. अब एक चीज और, क्या आप लोगों को ये पेन फ्री में मिला था शॉपकीपर से? नो. जब आपको ये पेन मिला तो उस पेन के आपने क्या करा, कुछ पैसे पे किए. वो पैसे आपने जो पे किए थे, लेट्स सपोज इट इज 10 रुपीज. 10 रुपए का आपने पेन खरीदा. क्या वो 10 रुपए उस स्टेशनर एबीसी स्टेशनर से आपने खरीदा? क्या वो पूरे 10 रुपए एबीसी स्टेशनर का प्रॉफिट है? नहीं. वो एबीसी स्टेशनर उसमें से कुछ पैसा किसको देगा, कंपनी को. लेट्स सपोज 9 रुपीज उसने कंपनी को दे दिए. क्लियर. क्या कंपनी 9 रुपीज पूरा का पूरा अपने पास रखेगी? नहीं. कंपनी ने क्या किया, उस जगह पे कुछ फैक्टर्स थे हमारे, उन फैक्टर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आप लोगों ने आपकी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, हमारे पास क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इस तरीके के कुछ सोर्सेस थे. तो हमने जो उन्हें दिया, उनको उसने कुछ पैसा लैंड को रेंट दे दिया, कुछ वेजेस दे दी, कुछ उसने इंटरेस्ट दे दिया. ये सब चीजें क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट. यानी वो 9 रुपए क्या है, कॉस्ट का पार्ट है. 1 रुपए का प्रॉफिट है, 9 रुपीज इज कॉस्ट. तो फिर हम कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट कैसे होती है. अब एक चीज मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये पेन खरीदने के लिए कहाँ गए? क्या आपको पेन खरीदने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाना पड़ा, या किसी बहुत जंगल के अंदर आप जाकर के लेकर के आए? नहीं. आप एक ऐसी जगह गए जहाँ बहुत सारी शॉप्स है और उस शॉप्स में अनाप शनाप बहुत सारे कस्टमर्स हैं. यानी ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, पांचों के पांचों जिस जगह प्ले होते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द मार्केट. उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं. इसका मतलब ये जितने भी हमारे 6 फंक्शन थे, इसमें पूरी इकोनॉमिक्स आ गई. अब मैं इसमें से किसी भी एक टॉपिक को हटा दूं तो पूरी इकोनॉमिक्स तहस नहस हो जाएगी. लेट्स सपोज तुमने डिमांड की ही नहीं. तुम्हारे स्कूल के अंदर अब एक जो आपका जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. तो फिर क्या होगा, क्या कोई बच्चा डिमांड करेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने की? नहीं. तो टीचर भी सप्लाई देने के लिए नहीं आएगा, ना यूटिलिटी होगी, प्रोडक्शन देने से भी कोई मतलब नहीं, कॉस्ट भी लगाने से कोई मतलब नहीं है, और ना ही ऐसी चीज का कोई मार्केट है. मान लो मैं कहता हूँ सप्लाई नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट डिमांड की लेकिन उस चीज की सप्लाई नहीं हुई, तो क्या आपको यूटिलिटी मिल सकती है? नहीं. उसका प्रोडक्शन भी लेने से कोई फायदा नहीं है, ना प्रोडक्शन हुआ, ना कॉस्ट, ना मार्केट. मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपको यूटिलिटी नहीं मिलती हो, क्या आप उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे? मैं कहता हूँ आप लोग एक नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो क्या आप कभी मीट खरीद करके लेकर के आए? इट डू नॉट प्रोवाइड यू यूटिलिटी. देन आप क्या करेंगे, ना तो डिमांड करेंगे, ना उस चीज की सप्लाई होगी, ना प्रोडक्शन, ना कॉस्ट, ना मार्केट. अपन कहते हैं किसी चीज का प्रोडक्शन ही ना हो, तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप बताओ डिमांड करो, सप्लाई मिलेगी नहीं आपको. जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो यूटिलिटी भी नहीं होगी. मैं कहता हूँ किसी चीज की कॉस्ट अगर नहीं होती है तो बिना पैसे के कभी भी आप क्या करेंगे, जब तक कॉस्ट उसकी इनकर नहीं होगी आप उसे कैसे बाय करोगे, कैसे वो उस जगह पे सप्लाई देगा, क्यों वो प्रोडक्शन लेगा अगर उस चीज के पैसे ही उसे ना मिलने वाले हैं. ठीक है. और मैं कहूँ अगर किसी भी जगह पे कोई मार्केट नहीं है, इट मीन्स हमारे इन 5 फैक्टर्स का कोई रूल नहीं होगा. तो ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो हम केवल 6 टॉपिक में हमने समराइज कर दिया. अगर आप ये 6 टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसका मतलब आपने आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर लिया.
Now the another part is statistics. Statistics is a practical portion जो हम लोग कई बार डरते भी हैं। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, केवल आप लोगों का एक मन का वहम है ऐसा ही। बाकी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप क्या करोगे, आपकी 10th की ही कुछ पोर्शंस भी आएंगे और उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है और आगे का। स्टैट्स में होता क्या है, स्टैट्स के अंदर अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद में उस डेटा को क्या किया जाता है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वेदर इट इज स्टैटिस्टिक्स और नॉट। तो आपको जब अपन पढ़ेंगे आगे तो उसमें समझाया जाएगा थ्योरी पोर्शन में, इंट्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। जैसे मैं आई एम 6 फीट टॉल, देन इट इज इज इट स्टैटिस्टिक्स? नो। मैं 6 फीट, आई एम 6 फीट टॉल एंड द अनदर टीचर इज 5 फीट टॉल, तो क्या ये स्टैट्स है? यस, बिकॉज कंक्लूजन्स आर कैन बी ड्रॉन। ठीक है, आई एम टॉलर देन हिम। इज दैट क्लियर? तो उस तरीके से सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में डेटा को ऑर्गेनाइज यानी अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद में प्रेजेंटेशन होता है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, टेक्सचुअल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कैसे, और उसके बाद में प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। यानी इस प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट मींस आप उसे एनालाइज करते हैं कि ये डेटा से हमारे रिजल्ट्स क्या है। उसमें आप आएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड हो गया, फिर एक टॉपिक आएगा डिस्पर्जन का, फिर ऐसे कॉरिलेशन है और इंडेक्स नंबर्स है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिक के साथ साथ अपनी कवर होती जाएगी। आई होप ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम हमारे थ्योरी ऑफ डिमांड यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी ऑफ डिमांड को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो आप पूरा इकोनॉमिक्स जो है, मैंने आपसे कहा था पहले भी, 11th क्लास की सीबीएसई के लिए, 12th क्लास की आरबीएसई के लिए, और साथ ही साथ हमारे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू और एमबीए के जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में भी बेसिक लेवल की जो इकोनॉमिक्स है उन इकोनॉमिक्स के लिए ये पूरा आपको सीरीज बहुत फ्रूटफुल होगी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए आएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे एजुकेटेड। धन्यवाद। एंड प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने कई दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अब वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।